शाम का समय था। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। जान भी दूसरे मंजिल की छत पर रेलिंग के सहारे खड़ी थी। पूरी तरह से बारिश में भीग चुकी थी, पर न जाने उसे जैसे इस बात का एहसास ही ना हो। जान भी अपने में खोई बाहर शून्य में देख रही थी। बाहर रोड पर गाड़ियों का आना जाना थम सा गया था। तेज बारिश की वजह से रोड शाम के समय में भी वीरान सा लग रहा था। पंछी खाना लेकर अपने अपने घोंसलों में बसेरा ले चुके थे। वहीं कुछ ही दूर पीपल के पेड़ की तरफ एकटक देखे जा रही थी। पेड़ पर चिड़िया का एक घोंसला था। वहां पे स्ट्रीट लाइट की रोशनी पड़ रही थी। वो चिड़िया और चिड़ा अपने बच्चों को बारिश से बचाने के लिए अपने पंखों को फैलाकर उसमें चूजों को छिपाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि बच्चे ना भीगें। जानवी के दिल में ऐसा कौन सा दर्द छुपा था जो एक पंछी का अपनापन देखकर अपने आप को रोक ना पाई। उसकी आंखों से बहते आंसू बारिश की बूंदों से कहीं छुप से गए थे। उधर रूम में जानवी का फोन 2 बार रिंग कर चुका था। बारिश भी तेज थी। जानवी आधे घंटे से भीग रही थी। उसी समय घर के आगे से एक नेवी ब्लू कलर की कार गुजरी। उसमें बैठा एक शख्स जिसकी उम्र लगभग 30-32 साल की रही होगी। वो फोन पर बातें करते हुए कार धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा था। अचानक उसकी नज़र जानवी पर पड़ी। उसने दोबारा से पीछे देखा। एक लड़की तेज बारिश में खड़ी है। उस शख्स ने उसे आवाज़ दी। उसे ऐसा लगा जैसे वो लड़की कुछ गलत ना कर ले। उसने अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल किया। कुछ ही देर में नीचे से लगभग 60 साल का शख्स मनोहर कश्यप, जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का प्यून था, ऊपर आया और जानवी को आवाज़ दी। जानवी बेटा, तुम बारिश में क्यों भीग रही हो? तबीयत खराब हो जाएगी। पीछे से किसी के पुकारने की आवाज़ सुनकर जानवी को होश आया। उसने खुद को देखा कि वह सर से पांव तक पूरी तरह से भीग चुकी है। वह फिर भी बुत सी खड़ी रही। जानवी, तुम इस तेज बारिश में क्यों भीग रही हो? अंदर आओ। जानवी कुछ ना बोल पाई। वह अंदर रूम की तरफ आई और अपने रूम में चली गई। मनोहर नीचे आ गया। 5 मिनट के बाद एक बार फिर फोन रिंग हुआ, पर जानवी को रिंग सुनाई नहीं दी। उसने फोन को हाथ नहीं लगाया। कपड़े बदलकर वह बिना कुछ खाए ऐसे ही सो गई। पर रात भर उसकी आंखों से बहते आंसू की धार नहीं रुकी और न ही बारिश। 2 दिनों बाद सुबह 11 बजे इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कलेक्ट्रेट डीसी साहब का केबिन रुद्र प्रताप सिंह डिप्टी कलेक्टर ऑफिस आते ही काम की भागदौड़ी शुरू हो जाती है। ये फाइल देखो, वो फाइल, कहाँ क्या छूट गया, क्या हुआ, कौन सा फाइल इनकम्प्लीट है, एक्स्ट्रा कहाँ क्या काम हुआ। बरसात का महीना था। दोपहर 12 बजे भी बारिश की बूंदाबांदी हो रही थी। उसी समय मनोहर कश्यप एक फाइल हाथ में लेकर, साथ में एक गर्मा गर्म चाय लेकर केबिन के सामने खड़े होकर नॉक करता है। मनोहर कश्यप इसी ऑफिस में प्यून है। अंदर से आवाज आती है, अंदर आ जाइए काका। मनोहर एक स्माइल लिए अंदर एंटर करता है। मनोहर और अपना हाथ आगे करते हुए, साहब जी, ये आपकी फाइल और ये आपकी चाय। रुद्र प्रताप सिंह भी एक स्माइल के साथ हाथ आगे करके चाय ले लेते हैं। रुद्र प्रताप, काका, आपके हाथों का बना चाय एक अलग ही ताजगी भर देता है। मनोहर, साहब, हमें खुशी होती है आपको हमारे हाथ का चाय बना पसंद आता है, खुश होते हुए कहा रुद्र प्रताप। हम। मनोहर वापस जाने के लिए मुड़ा। इतने में रुद्र ने आवाज दिया, मनोहर काका, 1 मिनट रुको। मनोहर, जी साहब जी, कहिए। रुद्र प्रताप, काका, मैं पिछले कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, आप बहुत खुश नजर आते हैं। हर समय आपके चेहरे पर एक अलग ही खुशी रहती है। मेरी यहाँ पोस्टिंग हुए 2 ही साल हुए हैं। इन 2 सालों में मैंने आपके चेहरे पे ऐसी खुशी कभी नहीं देखी। आपको यहाँ नौकरी करते 20 साल हो गए, किसी ने आपको इतना खुश नहीं देखा। मनोहर, साहब जी, आप सही कह रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ और इस खुशी का कारण मेरी पत्नी है। साहब, आप हमेशा पूछते थे कि काकी जी कैसी हैं, और हर समय मेरे पास एक ही जवाब होता, खामोशी और मायूसी। पर आज मेरे पास आपके सवाल का जवाब है। शोभा जी की हालत में कुछ सुधार हो रहा है। साहब जी, जैसे जैसे दिन निकल रहे हैं उनके स्वास्थ्य में बहुत परिवर्तन आ रहे हैं इस 1 महीने में। रुद्र प्रताप, अच्छा, ये तो अच्छी बात है। काका, कहाँ दिखा रहे हैं आप, कौन से डॉक्टर को? मनोहर मुस्कुराते हुए, साहब जी, कहीं नहीं, घर में ही। रुद्र प्रताप, मैं समझा नहीं काका। मनोहर, साहब जी, ये सब जानवी बिटिया के कारण हुआ है। मेरे घर में किराए पे रहती है। साहब जी, आपको याद है
उस दिन आपने मुझे कॉल किया था शाम को, एक लड़की बारिश में भीग रही है करके, कुछ अनहोनी के डर से। रुद्र प्रताप: अच्छा हाँ, याद आया, मैं अपने कजन को लेने स्टेशन जा रहा था। वो आपके यहाँ रेंट पे रहती है? मनोहर: हाँ साहब जी, उसे 1 महीने हो गए हैं। पिछले महीने मैं हमेशा की तरह ऑफिस बंद करके यहाँ से 6 बजे निकला। उस शाम जानवी को मैंने सेठ जी की दुकान के पास देखा। शायद वह किसी से बात कर रही थी। वहाँ पे मेरे कुछ पहचान के भी थे। वहाँ जाकर पता चला कि वह लड़की किराए का मकान ढूंढ रही है। पूछने पर पता चला कि बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी कि कहीं पर कम पैसों में किराए का मकान हो तो बताएं, पर इतनी महंगाई में 5,000 से नीचे किराए पर मकान कहाँ मिलेगा साहब। बेचारी उदास सी बेबस लौट रही थी। साहब, मेरे घर ऊपर एक रूम खाली रहता है ही कौन हमारे अलावा घर में? आपको तो सब पता है साहब, कुछ छुपी नहीं है मेरी जिंदगी के बारे में, इसलिए मैंने उसे बुलाया। उसने बड़ी आशा भरी नज़रों से देखा मुझे। मैंने कहा कि पास ही में मेरा एक मकान है, तुम चाहो तो चल कर देख सकती हो, तुमसे जो बनेगा दे देना। हाँ, कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, कभी कभी लाइट की प्रॉब्लम रहती है। मेरा इतना कहते ही एक ही बार में बोल पड़ी, मैं एडजस्ट कर लूँगी अंकल। वो शिफ्ट हो गई उसी दिन। जानवी पास ही के एक स्कूल में जॉब करती है और खुद भी आगे की पढ़ाई कर रही है। बहुत अच्छी लड़की है साहब। जब से वो हमारे घर आई है, उस दिन के बाद मैंने शोभा जी में कुछ परिवर्तन देखे। बेटी को खोने के बाद वो सदमे में चली गईं और पिछले 25 सालों से वह वैसी ही थीं, ना हंसती ना कुछ कहती, गुमसुम सी रहना। पर जब से वह रहने आई, हमारे घर में एक रौनक लौट आई है साहब। रुद्र प्रताप: ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर वो कौन है, कहाँ की है, ये पता किए हो काका? मनोहर: नहीं साहब जी, मुझे ज़्यादा तो पता नहीं, पर वो जबलपुर से है, इतना जानता हूँ। बहुत प्यारी बच्ची है। रुद्र प्रताप: मनोहर काका, किसी भी अनजान शख्स को बिना जांच पड़ताल के अपने घर पनाह देना किसी अनहोनी को निमंत्रण देने के बराबर है, चाहे नौकर हो या किराएदार। क्या पता उसके मन में कुछ चल रहा हो। कई केस देखे हैं ऐसे, कई चोरी अपराध जैसे खबरों में आते रहते हैं। मनोहर: साहब जी, आप भी सही कह रहे हैं, पर मुझे ऐसा कभी नहीं लगा इस 1 महीने में कि मैंने उसे अपना घर किराए पर देकर कोई गलती की। और हमारे पास है ही क्या साहब जो ले जाएगी? पूरी जिंदगी तो जी ली हमने, अब बुढ़ापे में शरण लेनी है। बेचारी जॉब करती है, उसमें रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, उसमें पढ़ाई। साहब, जब भी उसे देखता हूँ, न जाने ऐसा क्या लगता है जैसे कितना दर्द छुपा है उस चेहरे के पीछे। कभी भी घर से जाती है, बताकर जाती है, समय पे लौट कर आती है, ज़्यादा बात नहीं करती, पर हाँ, शोभा जी के पास कुछ टाइम बैठ जाती है। पर जो भी हो साहब, उसके आने के बाद ही मेरी शोभा फिर से पहले वाली शोभा में बदल रही है, और ये मेरे लिए क्या है, ये मैं ही समझ सकता हूँ। रुद्र प्रताप कुछ कह पाता आगे, उसी समय उसका फोन रिंग हुआ। मनोहर केबिन से बाहर आ गया। मनोहर के जाने के बाद रुद्र प्रताप सिंह बहुत देर तक उनकी कही बातों को सोचता रहा। इधर जानवी दोपहर स्कूल से आई और तुरंत कॉलेज चली गई एडमिशन फॉर्म भरने पीजी के लिए। शाम को रूम पहुंचते ही 6 बज गए। बहुत थक चुकी थी, आकर थोड़ी देर लेट गई, उसकी नींद लग गई। इतने में उसका फोन बजा। अचानक जानवी की नींद खुली। फोन पर एक नंबर को देख जानवी घबराहट से पसीने पसीने हो गई। उसने बड़ी मुश्किल से कॉल उठाया। उधर से जैसे ही उसने एक आवाज़ सुनी, वह वहीं धम्म से बैठ गई। जानवी ने फोन उठाया। जैसे ही उसने दूसरी तरफ से आती आवाज़ सुनी, वो एकदम सुन्न पड़ गई। जानवी आज पूरे 1 महीने बाद उस आवाज़ को सुन रही थी, जिसके गूंजते ही उसके दिन की शुरुआत होती थी। फोन के दूसरी तरफ जानवी बेटी। जानवी सिसक पड़ी, उसकी आंखों से आंसू बह गए। कहाँ चली गई? एक बार भी अपनी इस माँ के बारे में नहीं सोचा, मुझ पर क्या गुजरेगी? बोलना बेटा, तेरी आवाज़ सुनने के लिए तरस गई हूँ। जानवी बहुत मुश्किल से रोते हुए बोली, मम्मी मम्मी। मालती श्रीवास्तव, जानवी की माँ। जानू बेटा, क्यों किया तुमने ऐसा? मेरे से बिना पूछे घर से बाहर नहीं जाती और इतना बड़ा फैसला ले लिया। आज मुझसे हजारों मील दूर चली गई। क्यों क्यों? मुझसे एक बार कहा होता। क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? जानू बेटा। जानवी, मम्मी, आपने पहले ही इतना कुछ सहा है, मैं आपको और तकलीफ नहीं दे सकती थी। जानवी जोर जोर से रो पड़ी। मालती, तू क्या सोचती है? तेरे चले जाने से मैं चैन से जी पाऊंगी? मेरे जिगर का टुकड़ा है तू, वापस आजा जानू।
जानवी, मम्मी मैं सबके लिए मर चुकी हूँ। जानवी मर चुकी है मम्मी, आप भूल जाइए मुझे, उनको पता चलेगा तो। नहीं नहीं मालती, तुझे होश भी है? क्या बोले जा रही है? मैंने तुझे जन्म दिया है, मुझ पे क्या बीत रही होगी सोचा है? तू भूल गई क्या हम लोगों को? बोलना बेटा। हाँ, माँ हूँ तेरी, तुझे मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तुझे ये सब बोलने में कितनी तकलीफ हो रही है मैं जानती हूँ। मुझे इतने बड़े कदम उठाने का कारण बता दे जानू। बेटा, बहुत मुश्किल से तेरे से आज बात हो पाई है। श्रुति को तूने कसम दी थी ना, तू उसे अपने बारे में कुछ ना बताए, पर मेरी हालत उससे नहीं देखी गई बेटा। जानवी के आंसू नहीं रुक रहे थे और ना ही मालती के। अचानक कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। जानवी ने बार बार रीडायल किया पर फोन नहीं लग पाया। जानवी घंटों बेसुध सी बैठी रही। रात के करीब 9 बजे जब जानवी को आए घंटों हो गए और वह नीचे नहीं आई। इससे पहले जब भी वह स्कूल से आती तो कुछ देर शोभा के पास जरूर बैठती। मनोहर की पत्नी ने मनोहर से कहा, जानवी को आज सुबह देखा था स्कूल जाते समय, उसके बाद वह कब आई नहीं पता और न ही नीचे आई। आप जाइए ना, थोड़ा देख कर आइए ऊपर। मनोहर शोभा के एक बारी कहने पर ऊपर चला गया। ऊपर के हॉल में जैसे पहुंचा, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मनोहर ने हॉल की लाइट ऑन की और रूम की तरफ बढ़ा और जानवी को आवाज दी। रिस्पॉन्स न मिलने पर उसने रूम की लाइट ऑन की तो देखा कि रूम में फर्श पर जानवी बैठे बैठे ही सो गई थी। उसने जानवी को एक बार फिर से आवाज दी, जानवी बेटा, जानवी। जानवी अचानक से उठी और हड़बड़ाहट में उठी। हाँ अंकल, वो मेरी नींद लग गई थी। समय देखो 9 बज गए हैं, तुमने खाना भी नहीं बनाया है अभी तक। तुम्हारी आंटी याद कर रही थी, आज सुबह से एक भी बार उसके पास नहीं बैठी हो तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। चलो नीचे हमारे ही साथ खाना खा लेना, टाइम भी हो गया है। जानवी, नहीं अंकल मैं बना लूंगी, अभी तो सिर्फ 9 ही बजे हैं। पर मनोहर के बार बार कहने पर जानवी नीचे आ गई। जानवी को नीचे देखकर शोभा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मनोहर वहां बैठा दोनों को देख रहा था। अपनी पत्नी को पहले रूप में देखकर उसके आंखों में नमी आ गई। उसे उम्मीद थी कि अब शोभा बहुत जल्दी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। जानवी के दिलो दिमाग में कुछ समय पहले की बातें गूंज रही थीं। भले ही वह नीचे साथ में थी, किसी के सामने अपने दिल में छिपे दर्द को बाहर नहीं आने देती, कैसे भी करके खुद को संभाल लेती। पर जब भी वह अकेली होती खुद को रोक नहीं पाती। एक अजीब सी टीस उठती मन में। जानवी एक 24 साल की लड़की, पढ़ाई में टैलेंटेड, देखने में भी बहुत सुंदर मासूम। इतनी कम उम्र में उसने काफी कुछ देखा था। जानवी हमेशा की तरह रोज सुबह 7 बजे निकल जाती स्कूल के लिए। 8 बजे से बच्चों का क्लास रहता। स्कूल से 2 बजे छुट्टी होती। वहां से आकर कभी कॉलेज चली जाती। कॉलेज में भी वह ज्यादा किसी से बात नहीं करती। एक लड़की थी पूजा, कभी कभी उसी से बस बात कर लिया करती। कभी स्कूल का कुछ वर्क रहता तो रूम पहुंचकर उसे कंप्लीट करती। स्कूल से ज्यादा छुट्टी नहीं लेती, छुट्टी ज्यादा तो सैलरी कम। जब वह इलाहाबाद आई थी तब उसके पास इतने पैसे नहीं थे जिससे वह एक हफ्ते का भी गुजारा कर सके। जहां जॉब करती थी वहीं से उसने पहले महीने की सैलरी एडवांस ले ली थी। उसमें से कुछ पैसे उसने किराए के लिए दिए और बाकी के पैसों को अपने जरूरत के लिए रखा। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। जानवी कभी भी अपनों का जिक्र नहीं करती। शोभा को थोड़ा अजीब लगता। जानवी के मुंह से उसने कभी अपनों के बारे में नहीं सुना था। धीरे धीरे समय बीतता गया। शोभा की स्थिति में काफी सुधार हो गया। शोभा जानवी से काफी अटैच हो गई थी। मनोहर भी बहुत खुश था। एक दिन जानवी को कॉलेज से आते शाम हो गई। घर पहुंचने ही वाली थी, उतने में उसे याद आया कि मार्केट से होते जाना था। वह पैदल ही मार्केट निकल गई। मार्केट पहुंचकर उसने कुछ सामान खरीदे। शाम के 7 बज चुके थे। इधर घर में शोभा और मनोहर जानवी की ही राह देख रहे थे। वह कभी इतनी देर बाहर नहीं रही थी। जानवी मार्केट से वापस लौट रही थी, तभी रास्ते में उसे लगा कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। अनजान शहर, अनजान लोग। अभी आए कितने ही दिन हुए थे उसे इस शहर में। वह तेजी से चलने लगी। उसे फिर लगा कि कोई उसके पीछे है। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। जानवी को ज्यादा तो नहीं पता था नए जगह के बारे में, बस स्कूल से रूम, स्कूल से कॉलेज, यही तो डेली रूटीन थी उसकी। जानवी को अब डर लगने लगा था। शाम के 7 से ज्यादा हो गया था। इधर मनोहर जानवी को कॉल कर रहा था।
जानवी स्कूल पहुंचते ही अपना फोन साइलेंट मोड पे डाल देती थी। वह जल्दबाजी में नॉर्मल करना भूल गई। मनोहर जानवी को 3 बार कॉल कर चुका था। जानवी पहले कभी इतनी देर बाहर नहीं रही और कॉल भी नहीं उठा रही। ये सोचकर मनोहर और शोभा के मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। जानवी को पीछे कुछ लड़के दिखे जो उससे कुछ दूरी बनाकर चल रहे थे। जैसे जैसे जानवी तेजी से चलती, वो लड़के भी तेजी से जानवी के पीछे आ रहे थे। घर पहुंचने में अभी भी 15 मिनट का फासला था। जानवी के मन में एक दहशत सा बैठ गया। जिस मोहल्ले में जानवी रहती थी उधर एकदम ज्यादा चहल पहल नहीं रहती थी। हाँ, रेलवे स्टेशन पहुंचने का शॉर्टकट रास्ता था। उधर के एरिया के रहने वाले लोगों के लिए ट्रैफिक से बचने के लिए कभी कभी लोग इसी रास्ते से चले जाते। जानवी को पता था आगे चौक से जो रास्ता कटने वाला था वो रास्ता सुनसान था। नाले के पास जानवी ने अपनी स्पीड तेज कर दी। अचानक उसे कुछ दूरी पर एक लड़का दिखाई दिया जो बाइक को साइड खड़ा कर शायद अपने खुले हुए जूते के लेस बांध रहा था। जानवी भागकर उस लड़के के हाथ को पकड़कर हंस हंस कर बातें करने लगी। पीछे आ रहे लड़के ये देखकर वहीं रुक गए और जानवी को उस लड़के के साथ देखकर पीछे लौट गए। जानवी ने इशारे से उस लड़के को बता दिया था कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो लड़के जा चुके थे। जानवी उस लड़के का चेहरा नहीं देख पाई। स्ट्रीट लाइट की रोशनी उस लड़के के अपोजिट पड़ रही थी, पर उसने जानवी को देखा। रोशनी जानवी के चेहरे पर पड़ रही थी। उस लड़के ने जानवी से कहा, आप घबराइए मत, कहाँ जाना है आपको, मैं छोड़ देता हूँ। जानवी ने कहा कि आगे एक कॉलोनी पड़ती है, वहाँ छोड़ दीजिए, पास में ही मेरा रूम है, मैं चली जाऊंगी। उस लड़के ने वहां जानवी को ड्रॉप कर दिया। जानवी घर पहुंच गई। वह बहुत लेट हो चुकी थी, रात के 8 बज रहे थे। उसने बेल बजाई। शोभा और मनोहर हॉल में ही बैठे थे। मनोहर ने तुरंत दरवाजा खोला। सामने जानवी घबराई सी खड़ी थी। मनोहर उसे अंदर आने को बोलता है। जानवी को एक गिलास पानी दिया। जानवी वहीं सोफे पर बैठ गई, पसीने पसीने हो गई थी। शोभा ने जानवी के पास जाकर उससे इतने लेट आने का कारण पूछा। जानवी रो पड़ी और शोभा के गले लग गई। जानवी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाई। शोभा और मनोहर ने उसे शांत करवाया। जानवी ने फिर कुछ घंटे पहले का पूरा वाकया बताया। शोभा उसे अपने गले से लगा ली। उस रात जानवी नीचे शोभा के पास ही सो गई। कहने को तो एक अनजान रिश्ता, पर जो अपनापन उसे गैरों से मिला वो कभी अपनों से नहीं। उस दिन के बाद जानवी समय का जरूर ध्यान रखती। कैसे भी करके अंधेरे होने से पहले घर पहुंच जाती। उसे इलाहाबाद आए 2 महीने हो गए थे। उसकी फैमिली ने उसे कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की। ऐसा कौन सी बात हो गई थी कि उसकी फैमिली वाले ने जीते जी उसका श्राद्ध कर दिया, पर जानवी हमेशा उन्हें कभी नहीं भूली। कुछ समय बीत गया। शोभा जो 25 सालों से बेजान सी हो गई थी, जानवी के आने से उसकी जिंदगी में खुशियों ने दस्तक दी। जानवी के एग्जाम की डेट आ गई थी। एक दिन सुबह सुबह शोभा जानवी को आवाज देती है। जानवी लेट नाइट सोने की वजह से नहीं उठ पाई थी। आज जानवी सोकर नहीं उठी है जी, शोभा ने मनोहर से कहा। मनोहर, हाँ संडे है आज और बेचारी एग्जाम की तैयारी भी कर रही है, टाइम ही कहाँ मिल पाता है उसे, इस वजह से रात में देर से सोती है। मैं रात के 1 बजे उठा था, तब उसके रूम की लाइट ऑन थी। शोभा, हाँ जी, बेचारी बहुत मेहनती है। सुनो ना जी, मैं सोच रही थी शाम को आपके डिपार्टमेंट में जो फेयरवेल पार्टी है, विनायक जी का, वहाँ के सभी कर्मचारियों को इनविटेशन मिला है। सब अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं। हम दोनों तो जाएंगे ही। मैं सोच रही थी जानवी साथ चलेगी तो कैसा रहेगा। पिछले दिनों जो भी हुआ उसके बाद डर सा लगता है जी। हम लोगों को आते रात हो जाएगी। उसे अकेले छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। मनोहर, तुम जैसा चाहो शोभा, अगर जानवी जाने के लिए तैयार है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। शोभा, वो मना करेगी जानती हूँ, पर आप भी कहना ना जी, आपकी बातों को वो कभी नहीं टालेगी। मनोहर, ठीक है। शोभा सुबह का नाश्ता बनाती है, फिर हॉल में बैठी जानवी की राह देखने लगती है। नीचे आएगी तो बात करूंगी। जानवी उस दिन 9 बजे सोकर उठी, फिर अपने लिए खाना बनाकर थोड़ी देर शोभा के पास बैठने नीचे आई। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद शोभा बोली, जानवी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जानवी, हाँ आंटी, कहिए ना। शोभा,
आज शाम तुम्हारे अंकल के दफ्तर में एक फेयरवेल पार्टी है, सभी वर्कर को इनवाइट किया है। जानवी: अच्छी बात है आंटी। शोभा: जानवी, मैं और तुम्हारे अंकल चाहते हैं कि तुम हमारे साथ इस पार्टी में चलो। जानवी: नहीं आंटी, मैं नहीं चल सकती आप लोगों के साथ। आप लोग जाएंगे तो मेरी फिक्र मत कीजिएगा, मैं रह लूँगी। मुझे पढ़ाई भी करनी है, तैयारी नहीं हुई है एग्जाम की। शोभा: जानवी प्लीज मना मत करो, तुम साथ चलोगी तो हमें अच्छा लगेगा, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। जानवी: आंटी मैं मैनेज कर लूँगी, आप लोग जाइए। शोभा ने बार बार रिक्वेस्ट की और उसमें मनोहर भी शोभा के साथ खड़ा हो गया। जानवी को कैसे भी करके राजी कर लिया। जानवी के मन की उलझन देखकर शोभा बोली: जानवी तुम्हारे मन में क्या चल रहा है मैं जानती हूँ, आओ मेरे साथ। ऐसा बोलकर वह उसे रूम में ले गई और अलमीरा के सामने ले गई जहां उसमें बहुत सी साड़ियां टंगी हुई थीं। शोभा ने जानवी को अपनी पसंद की साड़ी सेलेक्ट करने को कहा। जानवी ने बहुत मना किया पर शोभा ने उसे एक ब्लैक और रेड कलर की नेट वाली साड़ी निकाल कर दे दी। बहुत ही सुंदर साड़ी थी। जानवी तुम ये पहनना आज, इसे तुम्हारे अंकल अपनी पसंद से लाए थे बहुत पहले जब मेरी अनु। शोभा की आंखें भीग गईं। जानवी ये तुम पहनोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। जानवी की आंखों से भी आंसू छलक गए। इस बार फिर शोभा का अपनापन देख खुद को रोक नहीं पाई। शाम को जानवी जब नीचे तैयार होकर आई तो शोभा जानवी को देखती रह गई। जानवी हमेशा सिंपल रहती थी, आज वह ब्लैक रेड कलर की साड़ी में बहुत प्यारी लग रही थी। उसने बालों को एक साइड करके पिनअप किया था, एक छोटी सी बिंदी, ना कोई ज्यादा मेकअप। उसे रह रहकर जानवी में अनु की झलक दिखाई देती थी। वह आगे बढ़कर जानवी की नज़र उतारती है और एक नज़र का टीका लगा देती है। जानवी और शोभा ऑटो से चले गए और पीछे मनोहर अपनी स्कूटी से पार्टी वाली जगह पहुंचा। पार्किंग एरिया में स्टाफ के कर्मचारियों की कारें खड़ी थीं। एक बड़े ऑडिटोरियम में पार्टी रखी गई थी, सभी अपनी फैमिली के साथ आए थे। फेयरवेल पार्टी बस शुरू ही होने वाली थी। शोभा, मनोहर और जानवी अंदर गए, सभी कर्मचारी आ गए थे। थोड़ी देर में विनायक प्रसाद जो कि बाबू थे वहाँ, वो रिटायर हुए थे, उसी की फेयरवेल दी जा रही थी। मनोहर कश्यप का व्यवहार बहुत ही अच्छा था, सबसे बनती थी। हाँ, एक दो लोग थे जो उनसे ईर्ष्या रखते थे, शायद इसलिए क्योंकि डीसी साहब से मनोहर की अच्छी बनती थी। फंक्शन स्टार्ट हो गया था। सबने बड़े ही सम्मान के साथ विनायक जी को विदाई दी। रुद्र प्रताप सिंह जो कि वहाँ के डीसी थे, उन्होंने कार्यक्रम के दौरान अनाउंसमेंट किया था कि आज सब एक दूसरे को ओहदे की नज़र से ना लें, एक सामान्य व्यक्ति की तरह एक दूसरे के साथ बिहेव करें। कल से तो वही दिन फिर शुरू होने हैं। सब उनके इस फरमान पर अपनी सहमति जताते हैं। वहाँ मौजूद हर शख्स बड़े घर से थे, उनके पहनावे, बोलचाल। जानवी शांत बैठी थी। शोभा के साथ ऐसे माहौल में पहली बार आई थी। जानवी जो कि एक साधारण से परिवार की लड़की इतने बड़े ओहदे और रईस लोगों के बीच खुद को अजीब सा फील कर रही थी। रात के 9 बज चुके थे। सभी खाना खाकर हॉल में ही बैठे थे। कुछ लोग एक दूसरे की फैमिली में इंट्रो करा रहे थे। रुद्र प्रताप सिंह जिनकी एज 32 ईयर, एक हैंडसम, मेहनती, डेसिंग यंग मैन, प्रॉपर इलाहाबाद से नहीं थे, पोस्टिंग हुई थी इलाहाबाद में। वहाँ स्टाफ में कई लोग ऐसे थे जो खास तौर पर अपनी फैमिली को रुद्र से इंट्रो करवा रहे थे, या यूं कहो रुद्र को अपने दामाद के रूप में इमेजिन कर रहे थे। वहीं 2 शख्स ऐसे भी थे जिसकी नज़र जानवी पर जब से आई थी तब से बनी हुई थी। वहाँ के स्टाफ के 1-2 मेंबर ने मनोहर से जानवी के बारे में पूछा, कौन है करके। जानवी आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। कुछ देर बाद जहाँ शोभा और जानवी बैठे थे, मनोहर उन्हें इशारे से अपने पास आने को कहा। वह कुछ दूर खड़े थे एक शख्स के साथ और वह शख्स थे रुद्र प्रताप सिंह जी। शोभा के पीछे जानवी थी। मनोहर उससे परिचय करवाते हुए बोले, साहब जी ये मेरी पत्नी है शोभा। शोभा: नमस्ते साहब जी। रुद्र प्रताप सिंह: नमस्ते आंटी। और ओनली रुद्र आज के लिए। शोभा मुस्कुरा दी। मनोहर बोला, साहब। रुद्र मनोहर को आंख दिखाते हुए बोला, रुद्र: मनोहर काका आज के लिए केवल। साहब मैं आपको साहब ही बोलूँगा। ओके ओके। रुद्र बोला। मनोहर: सर मेरी पत्नी अब बहुत हद तक ठीक हो चुकी है और पहले जैसे हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ। जानवी बिटिया ने मेरी जिंदगी में खुशियाँ वापस ला दी। रुद्र एक मुस्कुराहट के साथ उसे बधाई देते हैं। 1 मिनट साहब। जानवी बेटा इधर आओ।
जानवी जो नजरें झुकाए शोभा के पीछे खड़ी थी रुद्र के सामने आई। मनोहर बोले, जानवी ये हमारे कलेक्टर साहब जी हैं, रुद्र प्रताप सिंह। जानवी अपनी नजरें उठाकर रुद्र को देखती है। रुद्र की नजरें जब जानवी से मिलती हैं तो वह जानवी को देखकर शॉक्ड रह जाता है। रुद्र और जानवी एक दूसरे को सामने देखकर चौंक जाते हैं। वहीं दूसरे ही पल रुद्र जानवी की मासूमियत में खो सा जाता है। रुद्र जानवी को और जानवी भी रुद्र को देखकर हैरान थी। रुद्र कुछ कहना चाहता था पर नहीं कह पाया। मनोहर रुद्र से बोले, साहब जी ये जानवी है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। मनोहर की आवाज़ से वह अपनी सोच से बाहर आया। जानवी ने रुद्र को नमस्ते किया। बहुत अच्छी लड़की है, सरल स्वभाव, नेचर की बहुत अच्छी है। जानवी की अच्छाई के बारे में रुद्र से कहा पर वह तो जैसे वहाँ पर था ही नहीं और शायद जानवी भी समझ चुकी थी। जानवी खामोशी से नजरें झुकाए शोभा के पास खड़ी रही। उसके माइंड में उस समय कुछ बातें चल रही थी पर उस समय रुद्र ने कुछ कहा ही नहीं। शायद मनोहर और शोभा वहीं पर थे, इस वजह से। समय बहुत हो चुका था, रात के 11 बजने को थे। प्रायः सभी लोग जा चुके थे। रुद्र प्रताप सिंह अपनी ड्यूटी ईमानदारी के साथ निभाते थे, हमेशा सबको साथ लेकर चलते। रात में भी रुद्र, मनोहर, गार्ड और 1-2 वर्कर मौजूद थे, बाकी अपने घर के लिए निकल गए थे। मनोहर पार्किंग एरिया में खड़े होकर किसी को बार बार कॉल कर रहा था पर जिस काम के लिए वह वहाँ था शायद वो हो नहीं पाया। शोभा और जानवी ऑडिटोरियम में बैठे थे। मनोहर शोभा को इशारे से बुलाकर कहता है, मनोहर, शोभा जी जाने के लिए कैसे करें? ऑटो वाले सब जा चुके हैं। आते वक्त ऑटो वाले से बात करना भूल गया और अभी बात नहीं हो पा रही। शोभा जी सुनो, मैं जानवी को छोड़ देता हूँ, पहले आप यहीं रुको, 10 मिनट लगेंगे। शोभा ने हामी भरी। मनोहर अपनी स्कूटी निकाल रहा था तभी रुद्र मनोहर से बोले, मनोहर काका रात काफ़ी हो गई है, एक काम करिए काका, आप स्कूटी से निकल जाइए, हम लोग आंटी लोग को लेते हुए उसी तरफ से होते हुए निकल जाएंगे। नहीं साहब जी, आप क्यों तकलीफ उठाएंगे? मनोहर ने रुद्र से कहा। रुद्र, काका इसमें तकलीफ उठाने वाली जैसी कोई बात नहीं है और इंसानियत के नाते इतना तो कर ही सकता हूँ काका। आंटी भी तो मेरी माँ जैसी हैं और रात बहुत हो चुकी है, मैं तो जा ही रहा हूँ, क्वार्टर अपने छोड़ते हुए निकल जाऊंगा। रुद्र एक नज़र जानवी की तरफ देखा जो पता नहीं किस सोच में डूबी हुई थी। चेहरे पर दर्द, मायूसी, खुशियां तो जैसे उससे मुंह ही फेर ली थीं। रुद्र का ड्राइवर अपनी गाड़ी लेकर आया। शोभा और जानवी पीछे बैठ गए। रुद्र आगे था और कार से आगे मनोहर स्कूटी से चल रहा था। जानवी कार की विंडो से बाहर की तरफ देख रही थी और बस खामोशी थी। रुद्र भी शांत था। 10 मिनट का फासला था ऑडिटोरियम और मनोहर के घर के बीच। कार मनोहर के घर के सामने रुकी। मनोहर और शोभा ने रुद्र का धन्यवाद किया। वहीं जानवी पीछे खड़ी थी जो एक नज़र रुद्र को देखती है। रुद्र की नज़र एक बार फिर जानवी से मिली। जानवी की नज़र झुक गई। रुद्र दोनों को ड्रॉप करके घर निकल गया। मनोहर और शोभा अंदर आकर सोफे पर बैठ गए। जानवी ऊपर रूम की तरफ जा रही थी। शोभा बोली, जानवी थोड़ी देर बैठो ना। जानवी कुछ नहीं बोली। कुछ देर बैठने के बाद वह ऊपर चली गई। जानवी के मन में भी कुछ पहले का वाकया गूंज रहा था। चेंज करके वह सोने के लिए जा रही थी। उसे याद आया सुबह अलार्म लगाना है। वह अपना फ़ोन ढूंढने लगी पर रूम में उसे कहीं फ़ोन नज़र नहीं आया। सभी जगह ढूंढने पर भी उसे फ़ोन नहीं मिला तो वह नीचे आई। मनोहर, शोभा अपने रूम में जा चुके थे सोने के लिए। हॉल में भी नहीं था उसका फ़ोन। जानवी ऊपर आ गई और वहीं बैठकर सोचने लगी लास्ट टाइम कहाँ पर यूज किया था अपना फ़ोन। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर कहाँ पे गिर गया उसका फ़ोन। वह अपने नंबर पर कॉल करके देखती पर फ़ोन भी तो होना चाहिए कॉल करने के लिए। इस समय मनोहर को भी नहीं उठा सकती थी। उसे बहुत टेंशन होने लगी। अगर मेरा फ़ोन गुम गया तो इस वक्त मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं दूसरा फ़ोन ले सकूं। जानवी को इस वक्त मानो काटो तो खून नहीं, ऐसी स्थिति हो गई थी। उसमें कुछ इम्पोर्टेंट डाटा और स्कूल के कुछ ज़रूरी रिकॉर्ड भी थे जो हर टीचर को अपने साथ कैरी करने थे। जानवी परेशान सी हो गई। इधर जब रुद्र अपने क्वार्टर पहुंचा, ड्राइवर गाड़ी पार्क करने गया तो उसे कार पर मैसेज का टोन सुनाई दिया। उसने पीछे देखा तो पीछे की सीट पर फ़ोन पड़ा मिला। ड्राइवर अपने मालिक का वफादार था। उसने वो फ़ोन ले जाकर रुद्र को देते हुए कहा, साहब जी ये फ़ोन कार के पीछे वाली सीट पर मिला है।
रुद्र फोन लेते हुए बोला, ठीक लाओ, वो मुझे दे दो, रात बहुत हो गई है, तुम स्टोर रूम के साइड वाले रूम में ही सो जाओ, सुबह चले जाना। ड्राइवर बोला, जी साहब जी। रुद्र अपने बेड पर लेटे लेटे जानवी के बारे में सोच रहा था। रात के 1 बज चुके थे, पर रुद्र अपनी सोच में ही डूबा हुआ था। तभी उसे याद आया कि वो फोन जो ड्राइवर ला कर दिया वो किसका है। अगर आंटी का रहता तो मनोहर काका अभी तक मुझे कॉल करके पूछ लिए होते, तो फिर ये फोन कहीं। उसने देखा फोन लॉक नहीं था। फोन की डिस्प्ले में एक पिक डाली थी जिसमें एक लेडीज और एक जेंट्स, साथ में एक 1 साल का लड़का था और एक लड़की 6 साल की। देखने से यही लग रहा था उसमें जो लड़की थी वह शायद जानवी ही थी। फोटो बहुत पुरानी लग रही थी। और ये फोन तो, रुद्र मन ही मन सोचने लगा, आज के इस मॉडर्न जमाने में 100 में से 99% लोग फोन पर लॉक सिस्टम रखते हैं, पर इसका फोन तो, और डिस्प्ले पर प्रोफाइल पिक फैमिली के साथ, वो भी बहुत पुरानी, 17 साल पहले की लगभग। फिर रुद्र बीते कुछ दिन पहले का वाकया याद करता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कोई ऐसी बड़ी बात है जो आप किसी से कहना नहीं चाहती। आखिर आप नॉर्मल क्यों नहीं हो। फिर कुछ सोचते हुए, मैं काका को कॉल करके बता देता हूँ, फोन मेरे पास है। नहीं नहीं, अभी रात के इस वक्त कॉल करना ठीक नहीं है, पर वो परेशान हो रही होगी। रुद्र फोन साइड के टेबल पर रख देता है। कुछ देर बाद उसे नींद आ गई। सुबह चिड़ियों की चहचहाट से जानवी की नींद खुलती है। वह देखती है कि घड़ी पर सुबह के 6 बज रहे हैं। वह हड़बड़ाकर उठती है और सीधा वॉशरूम चली जाती है। फ्रेश होकर वह अपने लिए जल्दबाजी में कुछ बना नहीं पाती। चाय बिस्किट खाकर वह स्कूल के लिए तैयार हो जाती है। वह जल्दी जल्दी में अपना फ़ोन ढूंढती है। उसके ध्यान से निकल गया था कि उसका फ़ोन गुम गया है। हे भगवान, मैं कैसे भूल गई। वह नीचे आई और मनोहर को अपने फ़ोन खो जाने के बारे में बताई। उसने मनोहर से फ़ोन लेकर अपने नंबर पर कॉल किया। 2 बार कॉल करने पर भी कोई रिस्पांस नहीं आया तो वह और टेंशन में आ गई। उसे स्कूल के लिए देरी हो रही थी। उसने एक बार और ट्राई किया। इस बार फोन रिसीव हुआ। जानवी जल्दबाजी में ही एक सांस में बोल पड़ी, हेलो, आप कौन हो? ये मेरा नंबर है। कल मेरा फ़ोन कहीं गिर गया था। आप जो भी हो प्लीज़ मेरा फ़ोन दे दो मुझे वापस। मैं बदले में आपको पैसे दे दूंगी, प्लीज। जानवी का गला रुंध सा गया। उधर दूसरे साइड फोन पर रुद्र था, रुद्र प्रताप सिंह। वह सोकर नहीं उठा था। वह जानवी की आवाज़ पहचान गया। रुद्र उठकर अपने बेड पर बैठ गया। फिर जानवी से बोला, रुद्र, मैं रुद्र प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। जानवी ने जैसे ही ये सुना वह शॉक्ड रह गई। रुद्र की आवाज़ सुनकर वह खामोश हो गई। कल आप अपना फ़ोन कार पर ही भूल गई थी। ड्राइवर ने ये फ़ोन लाकर दिया था मुझे। मैं मनोहर काका के पास भिजवा दूंगा। जानवी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये फ़ोन रुद्र के पास होगा। वह घबराते हुए बोली, जानवी, सॉरी सर, मुझे पता नहीं था। रुद्र, इट्स ओके। रुद्र जानवी से कुछ और कहना चाहता था, पर क्या है उसके मन में ये तो रुद्र ही जानता था। जानवी घबराहट में फ़ोन रख देती है। फिर मन में खुद से, मुझे क्या हो गया है, मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने एक थैंक्स भी नहीं कहा। ऐसा नहीं है कि मैं उनसे पहली बार मिली, फिर क्यों। सुबह 10 बजे रुद्र प्रताप सिंह कलेक्ट्रेट पहुंचा। उसने मनोहर को बुलाकर जानवी का फ़ोन दे दिया। जानवी ने फ़ोन के बारे में मनोहर को पहले बता दिया था। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। रुद्र भी अपने ऑफिस के कामों में बिजी हो गया। जानवी के कॉलेज के एग्जाम शुरू हो गए थे। जानवी ने स्कूल से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली थी। उसने 2 ही पेपर दिए थे, बाकी अभी होने थे। वह एग्जाम देकर रूम पहुंची ही थी। फ्रेश होकर बैठी ही थी। उसने पूजा को कॉल करने के लिए अपना फ़ोन लिया। कुछ डाउट थे क्वेश्चन पे। जानवी ने देखा एक अननोन नंबर से कई बार कॉल आया था। जानवी ने उस नंबर पर कॉल किया। कॉल के दौरान ही उसे कुछ ऐसी बातें पता चलीं। सुनकर उसके पांव तले से जमीन खिसक गई। उसके हाथ से फ़ोन छूटकर नीचे गिर गया। जानवी बदहवास सी वहीं बैठ गई। जानवी की माँ की डेथ हो गई थी। उसकी एक फ्रेंड श्रुति ने किसी दूसरे के फ़ोन से उसे कॉल किया था, और तो और जानवी के ऊपर उसकी माँ इस दुनिया से चली गई। इसका कसूरवार भी जानवी को ठहरा दिया। जानवी के दिल में छुपा दर्द एक बार फिर से बाहर आ चुका था। वह जोर जोर से रो रही थी। खुद से कह रही थी, मम्मी, मैं तो आपके लिए ही सब छोड़कर इस अनजान सफ़र में निकल गई ताकि इस जानवी की परछाई आप सबसे दूर रहे। मैंने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा मम्मी, फिर किस्मत मेरे साथ क्या खेल खेल रही है। मैं कितनी अभागी बेटी हूँ जो अपने माँ की मौत का कारण बन गई।
मैं काश उस दिन मर गई होती तो आज ये इल्जाम मुझ पर ना लगता। जानवी खुद को रोक ना पाई। आज उसे सच में एक बेटी होने पर घिन आ रही थी। वह एकदम अकेली हो गई थी। कुछ देर बाद वह बिना किसी को कहे रूम से निकल गई। उसका फोन वैसे ही पड़ा रहा। रूम से जानवी पैदल ही चली जा रही थी। मनोहर के आने से कुछ देर पहले शोभा का कॉल आया मनोहर के पास। शोभा, जानवी रूम में नहीं है जी। उसका फोन भी रूम में ही पड़ा था और सारा सामान बिखरा है घर में। सब जगह देख लिया, कहीं नहीं है। मैं उसे दोपहर में जब एग्जाम दिलाकर आई थी तब देखा था, उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा। मुझे डर लग रहा है जी, आप जल्दी घर आ जाओ। शोभा घबराते हुए बोली। मनोहर, आप घबराओ नहीं शोभा जी, मैं साहब जी से बात करके अभी निकलता हूँ यहाँ से। मनोहर रुद्र के केबिन के बाहर था। रुद्र उस वक्त कॉल पर था। मनोहर को बाहर खड़ा देख उसने फोन रखते हुए उसे इशारे से अंदर बुलाया। मनोहर रुद्र से जानवी के बारे में सारी बातें बताईं। रुद्र ये सुनकर एकदम शॉक्ड हो गया। जानवी को लेकर वह पहले से ही सीरियस था। उसे बीते कुछ दिनों में जानवी के बारे में कुछ बातें पता चली थी, लेकिन वह अभी मनोहर से उस बात को लेकर चर्चा नहीं किया था, क्योंकि पूरी बात उसे भी नहीं पता थी। बिना पूरी बात जाने वह किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते थे। उसने मनोहर को घर भेज दिया और खुद तुरंत अपने फ़ोन से किसी को कॉल करके ऐसी जगहों पर पता लगाने को कहा जहां कई केसेस हुए हैं, क्योंकि उसे न जाने क्यों कुछ गलत लग रहा है, ऐसा एहसास हो गया था। इधर जब मनोहर जानवी के रूम में पहुंचा तो कंडीशन को देखते हुए उसने जानवी के फ़ोन को चेक किया और उस लास्ट नंबर पर कॉल किया जिस नंबर से बहुत बार कॉल आया था। मनोहर को जब श्रुति ने जानवी की माँ के मौत के बारे में बताया तो मनोहर हैरान रह गया, और जो इस मौत का कारण जानवी को मान रहे हैं, ये सुनकर मनोहर को अब एक अनहोनी का डर सताने लगा। कहीं जानवी कुछ गलत न कर बैठे, ये सोचकर उसने तुरंत रुद्र को कॉल किया और पूरी बात बताई। रुद्र को कुछ कुछ चीजें अब कुछ हद तक समझ आ चुकी थीं। जब मनोहर का कॉल आया उस वक्त रुद्र कहीं जाने की हड़बड़ी में था। रुद्र अपने क्वार्टर से एक नॉर्मल सिविल ड्रेस में निकल गया। शाम ढल चुका था, अंधेरे ने दस्तक दे दी थी। रुद्र अपनी कार तेजी से ड्राइव करते हुए एक सुनसान जगह पर पहुंचा, जहां चारों तरफ घने पेड़ और एक तरफ उफनती नदी तो दूसरी तरफ गहरी खाई। जानवी जीने की उम्मीद छोड़ चुकी थी। उस उफनती नदी के किनारे कुछ दूरी पर बैठी जानवी निर्जीव बेजान हो चुकी थी। रुद्र तेजी से जानवी के पास गया। रुद्र सामने का नजारा देख सहम गया। उसने जानवी को पीछे से आवाज दी, जानवी जानवी। जानवी के कानों में पीछे से रुद्र की आवाज पड़ी। उसकी पलकें पहले से भारी हो चुकी थीं। वह नजर उठाकर देख ना पाई। उसकी आंखें बंद हो गईं और वह जमीन पर गिर पड़ी। रुद्र जोर से चिल्लाया, जानवी। पास जाकर देखा तो रुद्र सहम गया। जानवी के हाथ में जहर की शीशी थी। जानवी का शरीर ठंडा पड़ गया था। उसका असर धीरे धीरे पूरी बॉडी में होना शुरू हो गया था। उसकी सांसें चल रही थीं। रुद्र उसे उठाकर अपनी गाड़ी में ले गया। उसने मनोहर को पहले ही कॉल कर दिया था। मनोहर और शोभा हॉस्पिटल पहुंच गए थे। रुद्र प्रताप सिंह उस एरिया के, उस जिले के डीसी थे। उसे सभी लोग जानते थे। जानवी और खुद को लेकर मीडिया कोई बात न बना दे, इस कारण उन्होंने मनोहर को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। हालांकि उन्होंने सारी चीजें, सारी फॉर्मेलिटी पहले से ही रेडी करा ली थी। जानवी के बॉडी में 70% पॉइजन फैल चुका था, पर फिर भी डॉक्टर के प्रयासों से जानवी की जान बच गई थी। जानवी को होश आ चुका था, पर कुछ सवाल अभी भी उलझे थे। रुद्र जो जानवी को लेकर बहुत सीरियस था, जानवी के इस तरह के कदम उठाने के बाद और भी ज्यादा टेंशन में था। जानवी 3 दिनों तक हॉस्पिटल में रही। रुद्र ने मनोहर को अर्जेंटली लीव दे दी थी। जानवी के साथ हॉस्पिटल में मनोहर और शोभा थे। जानवी बार बार सिर्फ एक ही बात कहती, मुझे क्यों बचाया, मैं जीना नहीं चाहती। शोभा जानवी को देख बहुत रोती थी। कहीं ना कहीं वह जानवी से जुड़ चुकी थी। शायद वह उसे अनु के रूप में देखती। घटना वाली रात रुद्र अपने रूम में सोए सभी चीजों को विस्तार पूर्वक सोच रहा था। रुद्र को क्यों ऐसा लग रहा था कि बात इतनी छोटी नहीं है। जानवी का पैर अगर एक कदम भी आगे की तरफ होता तो सीधा उस नदी में जा गिरती वो। रुद्र की आंखों के सामने 2 महीने पहले का जो वाक्य आने लगा। रात के 3 बज रहे होंगे। उस वक्त जबलपुर रेलवे स्टेशन पर एक अकेली लड़की, एक छोटा सा बैग और एक हाथ में एक टिकट था, स्टेशन पर बैठी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। इतनी गहरी रात में वह स्टेशन सूना सा था। 1-2 लोग
प्लेटफॉर्म पर ही सो रहे थे। शायद वह वही लोग थे जो ट्रेन में मांगकर अपना गुजर बसर करते हैं। प्लेटफॉर्म की सीट पर बैठी वह लड़की बार बार पीछे मुड़कर देखे जा रही थी। उसकी आंखों में दर्द, आंसू साफ झलक रहे थे। उसी वक्त एक एमपी से इलाहाबाद जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी, जहां वो लड़की अकेली बैठी हुई थी। एक 30 से 32 साल का लड़का प्लेटफॉर्म पर पानी लेने नीचे आया था। ट्रेन 5 मिनट ही रुकी होगी, इतने में ट्रेन का हॉर्न बजा। वो लड़का जल्दी जल्दी पानी लेकर वापस अपनी बोगी की तरफ जाने लगा। वो लड़का तेजी से प्लेटफॉर्म पर जा रहा था। उसे कुछ दूर वही सीट पर बैठी एक लड़की दिखी जो शायद किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। वो लड़का उसे एक नज़र देख अपने डिब्बे में चला गया कि एक बार फिर से ट्रेन का हॉर्न बजा। इस बार वो लड़की अचानक से चलती ट्रेन को देखती है। ट्रेन में चढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर भागे जा रही थी, पर बार बार वह पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे कोई कीमती चीज पीछे छूट रही हो। वो लड़का अपना बैग वापस ऊपर रख रहा था कि उसे वह लड़की प्लेटफॉर्म पर भागती हुई दिखाई दी। वह तुरंत अपनी सीट से उठा और दरवाजे के पास आकर उस लड़की को अंदर खींच लिया। खींचने से वह लड़की उस लड़के के सीने से जा टकराई। लड़की की धड़कन तेज हो गई थी। लड़की घबराई हुई थी। उस लड़के ने नजर उठाकर उस लड़की को देखा, जिसकी आंखों में गहरा दर्द नजर आया। कुछ सेकंड बाद वो लड़की अलग होकर बोगी के सहारे खड़ी हो गई और जोर जोर से सांस लेने लगी। लड़का घबरा गया था। वह उसे अपनी सीट तक ले गया और बिठाया और फिर पानी का एक बोतल आगे करते हुए उसे पानी पिलाया। लड़की एकदम खामोश शांत थी। 2 बार पूछने पर भी कुछ ना बोली। लड़के को लगा शायद घबराई हुई है, इस वजह से कुछ बोल नहीं रही है। वह लड़की आंख बंद कर सीट के सहारे टिक गई। जबलपुर स्टेशन क्रॉस होने के बाद एक टीटी आया टिकट चेक करने। एक्चुअल में वो रिजर्वेशन डिब्बा था। टिकट प्लीज। वो लड़का अपना टिकट दिखाता है। लड़की के हाथ में एक टिकट था जो कि जनरल डिब्बे का था। लड़का टीटी से बोला, लड़का सर ये मेरे साथ हैं, रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हुआ था, आप पैसे ले लीजिए और इलाहाबाद तक की एक टिकट बना दीजिए। वो टीटी आई, उस लड़के को एक रिजर्वेशन डिब्बे का टिकट दे दिया। उस वक्त सामने की सीट खाली थी। शायद वो सीट वाला पर्सन सामने किसी स्टेशन से चढ़ने वाला था। लड़का कुछ देर तक इंतजार करने लगा, शायद उस लड़की को कोई परेशानी हो या कुछ कहेगी, पर आधे घंटे से ज्यादा हो गया था। वह लड़की आंखें ही नहीं खोली। कुछ देर बाद उस लड़के की आंख लग गई। करीब 2 घंटे बाद उस वक्त सुबह के 5 बज रहे थे। उस लड़के की आंख खुली। उसने देखा सामने की सीट पर बैठी वो लड़की नहीं थी वहाँ जहाँ वह बैठी थी। वहाँ एक 55 साल का व्यक्ति सोया हुआ था। वह लड़का सीट से उठकर बाथरूम की तरफ गया। शायद वह गई हो, पर वहाँ भी नहीं थी। फिर उसने उस व्यक्ति से पूछा उस लड़की के बारे में, तो उसने बताया कि वह लड़की कुछ समय पहले वह लड़की उतर गई पिछले स्टेशन पर। उसने पूछा कि वह कहाँ गई, आप देखे हो क्या? तो वह व्यक्ति ने ना में जवाब दिया। वह लड़का बहुत देर तक सोचता रहा कि उसने तो इलाहाबाद की टिकट ली थी, फिर अभी तो वह एमपी से कुछ ही दूरी आई थी, इलाहाबाद पहुंचने में समय था, वह बीच में कहाँ उतर गई? ये बात बहुत दिनों तक उसके माइंड में चलता रहा। वो लड़का रुद्र प्रताप सिंह था जो कि सेमिनार में शामिल होने एमपी गया हुआ था और वापस इलाहाबाद आ रहा था, और जो लड़की थी वह जानवी श्रीवास्तव थी। रुद्र वर्तमान में लौट आया। बहुत रात हो चुकी थी। सुबह उसे जल्दी अप्रोच करना था कलेक्ट्रेट में। उसे किसी विशेष मीटिंग के लिए बाहर जाना था। वह रात में कुछ डिसीजन लेता है और सो जाता है। 2 दिन तक उसका बिजी शेड्यूल रहा, पर उसने जानवी के हालचाल के बारे में समय निकालकर जरूर पूछा। इधर जानवी को हॉस्पिटल में 3 दिन हो गए थे। अगली सुबह वह वहां से डिस्चार्ज होने वाली थी। जानवी के 1 दिन पहले रुद्र ने मनोहर को कॉल किया और मनोहर से कुछ बातें भी हुई। अगले दिन जानवी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई। जानवी डिस्चार्ज होकर घर आ चुकी थी। शोभा उसके रहने के लिए नीचे ही एक रूम में व्यवस्था कर दी, पर जानवी ने मना कर दिया। वह जो किराए से उसने रूम लिया है वह वहीं रहेगी। वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। जानवी शाम को ही यही कोई 7 बजे के आसपास अपने रूम में बैठी एक तस्वीर को सीने से लगाए रो रही थी। शोभा पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। जानवी को इस हालत में देखकर उसे बहुत तकलीफ होती। उसने कई बार जानवी से पूछा, लेकिन हर बार एक ही जवाब मिलता, ऐसी कोई बात नहीं है। शोभा हॉल में बैठी हुई थी। उसी वक्त मनोहर अंदर आया और साथ में रुद्र भी था। शोभा रुद्र को देखकर थोड़ा हैरान हुई। मनोहर ने उसे कुछ बातें बताईं। ये जानकर शोभा की आंखों से आंसू बह गए। रुद्र ऊपर चला गया। जानवी की आंख लग गई थी।
और वह तस्वीर अभी भी जानवी के सीने से लगी हुई थी। जानवी को इस कंडीशन में देखकर रुद्र को अजीब सा लगा। उसने जानवी को 2 बार आवाज दी। जानवी धीरे से आंखें खोली। सामने रुद्र को देखकर वह चौंक गई। हर बार किस्मत उसे रुद्र के सामने लाकर खड़ा कर देती है। सर आप बैठिए, अंकल नहीं हैं। रुद्र, हाँ वो नीचे आंटी के साथ हैं, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है आपसे, आइए बाहर चलते हैं। जानवी रूम के बाहर टेरेस पर चली जाती है। रुद्र जानवी से बैठने के लिए कहता है। जानवी पास ही चेयर में बैठ गई। रुद्र और जानवी खामोश थे कुछ देर। जानवी बाहर एकांत में एकटक देखे जा रही थी। फिर धीमी आवाज में बोली, आपने मुझे क्यों बचाया? जीना नहीं चाहती? मुझे मर जाने क्यों नहीं दिया? रुद्र, एक इंसानियत के नाते मेरा फर्ज था। जानवी, मेरी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं नहीं जीना चाहती। जानवी रो पड़ी। ये कहते हुए रुद्र वहीं जानवी के कुछ दूर चेयर में बैठा हुआ था। रुद्र, कुछ खत्म नहीं हुआ है, आप समस्या परेशानी से भाग रही हो। रुद्र चिंतित होकर बोला। जानवी खिड़की के पास खड़ी। सर मैंने जिंदगी में बहुत कोशिश की, प्रॉब्लम से लड़ने की, बहुत कोशिश की, सब ठीक करने की, पर हर बार मैंने हार का सामना किया। रुद्र, कैसी प्रॉब्लम? जानवी चुप हो गई। आंखों से आंसू बहते रहे। जानवी, टेल मी। देखो मैं जानता हूँ मुझे कोई हक नहीं है आपकी पर्सनल चीज़ों को जानने का, पूछने का, पर एक डीसी होने के नाते मेरा भी फर्ज बनता है अपने आसपास हो रहे एक्टिविटी के बारे में जानने का, निगेटिव हो या पॉजिटिव। समाज में ऐसे कई लोग हैं जो अपने साथ हो रहे अत्याचार, अपराध को चुपचाप सहन कर लेते हैं, कभी किसी डर से या बदनामी के डर से, और यही डर उन अपराधों को और बढ़ावा देता है जिसके कारण ये अपराध फल फूल रहा है बड़ी तेजी से। फिर एक लंबी सांस लेकर बोले, जानवी, मुझे लगता है आप कुछ छिपा रही हो। क्या बात है? मुझसे कह सकती हो, मुझ पर विश्वास कर सकती हो, मैं साथ दूंगा आपका। जो भी बात है प्लीज खुलकर बताओ प्लीज। रुद्र अपनी चेयर से उठते हुए, मुझे कुछ बातें पता चली हैं, पर जब तक मैं आपसे पूरी बात नहीं जान लेता किसी भी फैसले पर नहीं पहुंच सकता। जानवी, मुझे सच जानना है। जानवी, क्या करोगी जानकर? अब किसी पर विश्वास ही नहीं होता। थक चुकी हूँ मैं सर, थक चुकी हूँ अपनी जिंदगी से, कसूरवार हूँ अपनी माँ की मौत का। समाज और लोग मुझे मुजरिम मानते हैं, मैं अपराधी हूँ। जानवी बहुत कमजोर हो चुकी थी। मुझे मर जाना चाहिए, जीने का कोई हक नहीं है। जानवी रेलिंग से नीचे जंप करने की कोशिश करती है, पर रुद्र जाकर जानवी को पीछे खींच लेता है। जानवी बदहवास होकर सिर्फ एक ही बात बोले जा रही थी, मुझे मर जाने दो सर, मुझे मर जाने दो, मुझसे घुटन बर्दाश्त नहीं होता, अब दर्द और नहीं सहन कर सकती। जानवी की कंडीशन देख रुद्र की आंखों में नमी आ गई। उसने जानवी को सीने से लगा लिया, उसके सिर को सहलाते हुए कहने लगा, मैं हूँ आपके साथ, सब ठीक हो जाएगा। जानवी प्लीज शांत हो जाओ। जानवी, कुछ ठीक नहीं हो सकता, अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा। मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई, अकेली, एक बार भी नहीं सोचा मैं कैसे रहूंगी, उसकी जानू कैसे रहेगी। माँ। रुद्र जानवी की आंखों में देखते हुए उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहता है, जानवी, मैं हूं ना आपके साथ, कहीं नहीं जाऊंगा आपको छोड़कर। उसने जानवी को अपने गले से लगा लिया। जानवी अभी जिसे किसी ऐसे इंसान के साथ की जरूरत थी जो उसके दर्द तकलीफ को समझ सके। रुद्र उसके पास था। जानवी रुद्र के कंधे पर सर रखकर बहुत देर तक रोती रही और कुछ देर बाद उसे नींद आ गई। रात के 9 बज चुके थे। वह उसे रूम में सुलाकर कुछ देर जानवी को देखता रहा। वापस जाने के लिए जैसे ही मुड़ने लगा, उसे टेबल पर रखी वही फोटो दिखाई दी जो उसने जानवी के फोन पर देखा था। रुद्र ने उस फोटो को एक नजर देखा, फिर वह अपने क्वार्टर के लिए निकल गया। रुद्र जानवी को रूम में छोड़कर अपने क्वार्टर चला गया। ड्राइव करते वक्त भी उसके मन में वही सब बातें घूम रही थी। जानवी की कंडीशन देखकर उसे अच्छा नहीं लगा। रुद्र रात को अपने रूम में लेटे हुए कुछ बिखरी कड़ियों को जोड़ने का प्रयास कर रहा था। वहीं दूसरे ही पल जानवी का आंसुओं से भरा चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था, जो उसे विचलित दे रहा था। रुद्र आज जानवी के दर्द को बहुत करीब से महसूस किया था। अचानक रुद्र उठकर बैठ गया। नहीं, ये गलत है, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मैं जानवी के इतने करीब कैसे चला गया? पता नहीं क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। ओह शिट,
पर वो सिचुएशन ही ऐसा था। उस समय मुझे भी समझ नहीं आया, ओह मेरे साथ क्या हो रहा है। रुद्र कुछ देर इसी उधेड़बुन में लगा रहा। बहुत देर तक वह जागता रहा। सुबह सुबह उसे नींद आ गई। अगले दिन रुद्र कलेक्ट्रेट चला गया। दिन भर ऑफिस साइड वर्किंग में बिजी हो गया। उसी बीच रुद्र को 3 दिनों के लिए ऑफिशियल काम से बाहर जाना पड़ा। जानवी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए करीब 1 हफ्ते हो गए थे। उसने 2 एग्जाम ड्रॉप कर दिए। अपनी माँ को खोने के बाद जैसे उसमें जीने की इच्छा ही नहीं रही। खुद को खत्म करने की कोशिश तो कर ही चुकी थी। वो तो रुद्र सही समय पे पहुंच गया, नहीं तो वो आज जिंदा नहीं होती। वह दिन भर उदास बैठी। वह पहले से बहुत कमजोर हो गई थी। शोभा उसे हंसाने, उसके मन को हल्का करने की बहुत कोशिश करती, पर जानवी के दिल में जो गहरे जख्म थे वह आसानी से कहाँ भरने वाले थे। शोभा जानवी को बाहर ले जाना चाहती थी कुछ समय के लिए, ताकि कुछ देर वह अलग माहौल में रहे तो उसे अच्छा लगे, उसका मन लगा रहे। जानवी ने जाने से मना कर दिया, पर बहुत जोर देने पर वह मान गई। शोभा शाम के समय जानवी को वहाँ के एक फेमस गार्डन ले गई, जहाँ शाम के समय बहुत लोग आते थे और बच्चों की तो भीड़ सी लग जाती थी। वह गार्डन बहुत ही सुंदर और सुकूनदायक था। जानवी को वहाँ अच्छा लगा। चारों तरफ सुकून, हरे भरे पौधे, झरने। जानवी का मन लग रहा था वहाँ। शोभा जानवी की हर प्रतिक्रिया को नोटिस कर रही थी। जानवी और शोभा पार्क में बने एक चबूतरे पर बैठी थीं। पास में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। वह उठी और उन फूलों को नजदीक से जाकर देखने लगी। धीरे धीरे उसके चेहरे में एक सौम्य मुस्कुराहट, भले ये कुछ ही समय के लिए थी, फैल गई। जानवी पार्क को घूमकर देख रही थी। अचानक एक शख्स उसके सामने से होकर गुजरा। शायद वह भी पार्क आया था। जानवी का चेहरा उस शख्स के अपोजिट था। जानवी के कदम वहीं रुक गए। उसके चेहरे पर भय और घबराहट फैल गई। वहीं उसके पीछे वह शख्स भी वहीं रुक गया और मन में विचार करने लगा, कहीं देखा है इसे। वह सोच रहा था कि उस लड़की को कहाँ देखा है, कौन है। वह मुड़कर देखता, उससे पहले जानवी वहाँ से तेजी से निकल गई। शोभा का हाथ पकड़कर वह पार्क से बाहर चली गई। शोभा जानवी में हुए अचानक परिवर्तन से हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर पहले तक तो वह ठीक थी, फिर अचानक उसे क्या हो गया। शोभा ने बहुत बार पूछा उससे, लेकिन वह कुछ ना बोली। कुछ देर में वह लोग घर पहुँच गए। जानवी घर पहुंचते ही ऊपर अपने रूम में चली गई और अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया। शोभा डर गई। मनोहर उस समय मार्केट गया हुआ था। जब वो आया तब शोभा उसे पूरी बात बताती है। दोनों ऊपर गए और जानवी से दरवाजा खोलने को कहा, पर जानवी ने दरवाजा नहीं खोला। बस उसके सिसकने की आवाज़ें आ रही थीं। मनोहर के पास रूम की दूसरी चाबी थी। वह नीचे गया और ड्रॉ से वो दूसरी चाबी ले आया। मनोहर ने दरवाजा खोला तो देखा जानवी रूम के एक कोने में बैठी हुई थी। खुद को एकदम सिकोड़ लिया था। शोभा ने बहुत पूछा, पर जानवी इतनी घबराई हुई थी कि वह कुछ बोल ना पाई। ये देख शोभा और मनोहर और भी ज्यादा डर गए। मनोहर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। जानवी कुछ बता नहीं रही थी। वह मन ही मन सोच रहा था, आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण एक मासूम बच्ची इतनी जिल्लत भरी जिंदगी जी रही है। एक अनजान जगह पर इसकी फैमिली के लोगों ने भी एक बार पता नहीं किया कि ये बच्ची कैसी है। उसने कुछ समय बाद रुद्र को कॉल किया और पूरी बात बताई। रुद्र को बाहर से आए कुछ ही समय हुआ था। मनोहर जानता था कि अब रुद्र ही उसकी मदद कर सकता है। अगली सुबह रविवार था। दफ्तर बंद था। उस दिन मनोहर और शोभा सुबह से किचन में ही थे। जानवी लेट से उठी और अपने रूम के बाहर जहां धूप आ रही थी वहां कुछ देर बैठ गई। इधर नीचे सब चीज रेडी हो चुका था। मनोहर और शोभा भी तैयार हो चुके थे। जानवी फ्रेश होकर अपने कमरे में बैठी थी। नाश्ते के नाम पर उसने ब्रेड और चाय ही लिया था। शोभा ऊपर आई और जानवी से उसने हालचाल पूछा। जानवी कल से ठीक थी। फिर उसने जानवी से तैयार होने के लिए कहा। जानवी ने जब पूछा तो शोभा बोली, आज बिना क्वेश्चन करे रेडी नहीं हो सकती क्या? मंदिर जा रहे हैं, फिर वहां से घूमते हुए शाम तक आएंगे घर। जानवी ने एक फीकी सी स्माइल दी। कुछ देर बाद जानवी नीचे आई। उसने एक पिंक और वाइट कलर का
चूड़ीदार सूट पहना था। ये सूट उसकी माँ ने बनाया था उसके लिए। बाल गीले थे, इसलिए हल्का सा पिनअप कर ली थी। इतनी सिंपल सिटी में भी जानवी बहुत सुंदर लग रही थी। मनोहर ऑटो बुक करा लिया था। 2 बड़े बैग थे। जानवी ने जब पूछा तो शोभा बोली, एक बैग में खाने का सामान और एक में पूजा का सामान है। थोड़ी देर में वो लोग मंदिर पहुंच गए। वहां दुर्गा माँ की एक बड़ी सी मूर्ति थी। मंदिर थोड़ा पहाड़ी एरिया में बना था। चूंकि रविवार का दिन था तो भक्तों की भीड़ लगी हुई थी। जानवी के जैसे मनचाहे मुराद पूरी हो गई हो। उसका बहुत मन था मंदिर आने का। वहां दर्शन करने के बाद वो लोग वहां आसपास के छोटे मंदिरों में भी घूमे। सुबह के 11 बज चुके थे। जानवी जब वहां के एक छोटे से मंदिर के बाहर प्रार्थना कर रही थी तो उसके साइड में आकर एक शख्स खड़ा होकर साथ में प्रार्थना करने लगा। जानवी जब अपनी आंखें खोलती है तो उसे अपने बाजू में रुद्र खड़ा दिखाई दिया। रुद्र अभी भी आंखें बंद किए भगवान से विश मांग रहे थे। जानवी मन में सोच रही थी, सर कितने अच्छे हैं, इतने ऊंचे ओहदे पर भी जरा सा भी घमंड नहीं है। रुद्र, हेलो। जानवी, नमस्ते सर। रुद्र, वैसे क्या सोच रही हो आप? यही कि मैं यहाँ कैसे? मनोहर काका ने कॉल किया था। मैं यहाँ के बहुत सी जगहों से अनजान हूँ। काका बोले तो मैं भी आ गया यहाँ दर्शन करने। वैसे भी ऑफिस के कामों में इतना बिजी हो जाता हूँ कि टाइम ही नहीं मिल पाता, और घर पर भी जाता हूँ तो वहाँ फैमिली दोस्त यार के साथ टाइम निकल जाता है। जानवी, हम। रुद्र, वैसे आपकी तबीयत कैसी है अब? जानवी, ठीक हूँ सर। रुद्र, हम दोनों चहलकदमी करते हुए कार के पास पहुँचे जहाँ मनोहर और शोभा पहले से मौजूद थे। रुद्र, नमस्ते मनोहर काका। काकी जी नमस्ते। मनोहर, नमस्ते साहब जी। यहाँ दर्शन हो गया? साहब जी, इस मंदिर के पीछे पहाड़ी पर एक छोटा सा शिव जी का मंदिर है। वहाँ आसपास झरने भी हैं। आप कहें तो वहाँ घुमाते हैं। रुद्र, आप जैसा कहें काका। फिर रुद्र पास ही एक दुकान से पूजा का सामान ले आया और गाड़ी में रखते हुए कहने लगा, मनोहर काका, ये दुकान वाले बता रहे थे कि हमें पहाड़ी के दूसरे छोर से जाना पड़ेगा। रास्ता इधर भी है, पास पड़ता जरूर है पर थोड़ा जटिल है पहाड़ी पर चढ़ना। मनोहर, अरे हाँ साहब जी, मैं तो बताना भूल गया था। रुद्र और मनोहर आगे बैठ गए और जानवी शोभा के साथ पीछे। थोड़ी देर में वो लोग उस पहाड़ी के दूसरे छोर में पहुंच गए। उस तरफ पहाड़ी पर जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई थी। शोभा और जानवी साथ चल रहे थे। मनोहर रुद्र को वहां के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बता रहे थे। कुछ सीढ़ी चढ़ने के बाद शोभा थक गईं और वहीं बैठ गईं। मनोहर, अरे भाग्यवान, इतनी जल्दी थक गई। चलो, ज़्यादा सीढ़ी चढ़नी नहीं पड़ेगी, पास में ही है। एक काम करो जानवी, तुम साहब जी के साथ चलो, मैं तुम्हारी आंटी के साथ आता हूँ। मैं जानता हूँ इन्हें ऊपर लेकर कैसे जाना है। जानवी, अंकल मैं ले आऊँगी ना। जानवी को रुद्र के साथ चलना थोड़ा अजीब लग रहा था। मनोहर, तुम चलो जानवी, हम लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। जानवी, ठीक है अंकल। जानवी रुद्र से कुछ दूरी बनाकर चल रही थी पर साथ साथ जानवी खामोश थी। जानवी की खामोशी को तोड़ते हुए रुद्र बोला, रुद्र, बहुत सुकून है ना यहाँ? जानवी, हम। रुद्र, शायद आपको मेरे साथ चलना अच्छा नहीं लग रहा है ना? जानवी, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। रुद्र, फिर? जानवी कुछ नहीं बोली। दोनों ऊपर शिवजी के मंदिर तक पहुंच गए थे। जानवी पीछे मुड़कर देखने लगी। साथ में जाएंगे मंदिर करके। वह मनोहर और शोभा उन्हें दिखाई नहीं दिए। रुद्र ने मनोहर को कॉल किया तो मनोहर ने कहा कि शोभा जी के पैर में हल्की मोच आ गई है, वह ऊपर नहीं आ पाएंगी। आप लोग दर्शन करके आओ। साहब जी, हम लोग नीचे ही इंतजार कर रहे हैं। जब जानवी ने शोभा के मोच के बारे में सुना तो उसे चिंता हुई। जानवी मन में, इतने ऊपर आने के बाद बिना दर्शन किए लौट जाना अच्छी बात नहीं है। रुद्र की तरफ जानवी देखने लगी। जानवी ने हाँ में इशारा किया। दोनों ऊपर शिवजी के मंदिर में पूजा करने लगे। वहाँ एक 70-75 साल का पुजारी मंदिर के बाहर एक कुटिया में रहता था। दोनों ने भगवान को प्रणाम किया, फिर उस पुजारी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। वह पुजारी बोला, आप दोनों पर शिवजी का आशीर्वाद बना रहे, दोनों की जोड़ी सलामत रहे। जानवी ने ये सुना तो शॉक्ड हो गई। वह साइड में खड़े रुद्र की तरफ देखने लगी। रुद्र जानवी को एक नज़र देखकर पुजारी से कहने वाला था, इतने में वो पुजारी बोला, ये लो बेटे प्रसाद, ये एक मौली धागा है, जिसे अपने पास हमेशा रखना, ये तुम्हारी हर बाधा से रक्षा करेगा। रुद्र पुजारी की गलतफहमी दूर करना चाहता था।
था, पर शायद उसे मौका ही नहीं मिल पाया। जब वो लोग उस मंदिर से निकल रहे थे, तब पुजारी बोला, बेटी अपना ख्याल रखना। जानवी पुजारी के मुंह से ये सुनकर थोड़ा परेशान हो गई। फिर पुजारी बोला, परेशान ना हो बेटी, तुम्हारे हर संकट में प्रभु शिव जी रक्षा करेंगे। रुद्र और जानवी बाहर आ गए। चूंकि वो मंदिर पहाड़ी पर था, वहां से प्राकृतिक नजारा बेहद आकर्षक लग रहा था। पहाड़ी से नीचे गिरते झरने, पंछियों की सुरीली आवाज मंत्रमुग्ध कर देता था। रुद्र ने जानवी से चलने का इशारा किया। कुछ देर घूमने के बाद रुद्र बोला, रुद्र थोड़ी देर बैठिए, फिर नीचे चलेंगे। जानवी और रुद्र वहीं पास के एक चट्टान में बैठ गए। वहां बहुत शांति थी। जानवी वहां से गिरते हुए झरने को देख रही थी। रुद्र दोनों के बीच की चुप्पी तोड़ते हुए बोला, वो मैंने पुजारी जी से कहना चाहा, लेकिन मौका ही नहीं मिला। जानवी, कोई बात नहीं सर। रुद्र, कभी कभी जिंदगी में बहुत कुछ इतना जल्दी हो जाता है, हम समझ ही नहीं पाते, और जब तक हम चीज़ों को समझ पाएं, वो समय निकल चुका होता है। और कभी ऐसा भी होता है, प्रेजेंट में जो चीज़ें हो रही हैं वो नहीं होना चाहिए, लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं। बाद में वही चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ देती हैं। जानवी रुद्र की तरफ देखने लगी, लेकिन खामोश रही। रुद्र ने जो भी बोला था, कहीं ना कहीं वह उससे जुड़ी हुई थी। रुद्र, जानवी आप अपनी तकलीफ़ों को और भी ज़्यादा बढ़ा रही हो। उस दर्द से बाहर निकलो, सामना करो। ऐसे निराश हताश होने से, खुद को ख़त्म कर देने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। उससे जूझना, लड़ना पड़ता है हर चीज़ों से। समस्या चाहे जो भी हो, समाधान सबका है। समय जरूर लगता है, बस हमें सहने की क्षमता होनी चाहिए। जानवी धीमी आवाज़ में बोली, कभी कभी हालात हमें मजबूर कर देते हैं सर। रुद्र, हालात का सामना भी किया जा सकता है। खामोशी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। जानवी, अगर उस हालात से हमारी कोई कमजोरी जुड़ी हो तो वह प्रॉब्लम जिंदगी का एक हिस्सा बन जाती है। जानवी की आंखों से आंसू की एक बूंद घास के पत्तों पर लुढ़क जाती है। रुद्र, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है जिंदगी में जिसका समाधान ढूंढा ना जा सके। देखो जानवी, अगर आप अपनी परेशानी शेयर करोगी तो हो सकता है मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूं, और ये आंसू हमें कमज़ोर बना देते हैं। जानवी, खुद को स्ट्रॉन्ग करो। जानवी की आंखें बंद थीं, लेकिन उन आंखों में नमी थी। रुद्र जानवी की ओर देखते हुए बोला, मुझसे कह सकती हो एक दोस्त के नाते। जानवी, सर मुझे मेरे हालात पर छोड़ दीजिए। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।